होप सब लोग अच्छे होंगे अभी इस समय अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो आज आगे बढ़ाते हैं हम अपने लेक्चर को। पिछले लेक्चर्स में हमने ये जाना था कि कूलम्स लॉ के बारे में तो सारी जानकारी ले ली थी और हमने ये देखा था कि कूलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किए। उसके हमने काफ़ी हद तक क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो भी हमने देख लिया था। कूलम्स लॉ इन मीडियम की अगर बात करें उसके क्वेश्चंस हमने देख लिए थे। फिर आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का, ठीक। तो आज हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं कंसेप्ट, जो शुरू करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी चार्ज की वजह से किस तरीके से आसपास वो एक रीजन क्रिएट होता है, ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं, ठीक। चलिए जानते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ओके, देखो अब एक चीज समझो बेटा, जैसे मान लो यहां पर एक चार्ज है Q1 और एक यहां पर चार्ज है Q2, इनके बीच की सेपरेशन है R। तो कूलम्स लॉ में हमने ये जाना था कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, KQ1Q2 अपॉन R स्क्वायर, KQ1Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, इसके बारे में चर्चा ज्यादा नहीं करनी, ठीक। अब एक चीज सुनो, अगर मान लो Q1 में कोई इंस्टेंटेनियस चेंज लाया जाए, Q1 में इंस्टेंटेनियस चेंज कैसे लाया जा सकता है कि मान लो आपने सडनली Q1 की जो डिस्टेंस है Q2 से, अभी कितनी है R, आपने Q1 को तुरंत खिसका के R की जगह कुछ R डैश कर दिया। जैसे मान लो आपने Q1 की डिस्टेंस Q2 से बढ़ा दी और R से बढ़ाकर R डैश कर दिया, R से बढ़ाकर R डैश कर दिया, ठीक। तो बेटा डेफिनेटली इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है अब उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। समझ में आई ना बात, याद है, क्योंकि मैग्नीट्यूड है जो फोर्स का वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उन दोनों के बीच की सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये कोई नई बात नहीं है। नई बात ये है कि मेरा सवाल ये है कि अगर Q1 में इंस्टेंटेनियसली कोई चेंज लाया गया, Q1 में इंस्टेंटेनियसली चेंज लाने का मतलब है कि Q1 को आपने Q2 से R से एकदम R डैश डिस्टेंस पे रख दिया, एकदम R से कौन से डिस्टेंस पे रख दिया, Q2 से R डैश पे। तो क्या Q1 में इंस्टेंटेनियसली चेंज लाने पर क्या Q2 पर भी इंस्टेंटेनियसली चेंज आएगा, Q2 पर भी इंस्टेंटेनियसली चेंज आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि Q1 की सेपरेशन Q2 से R से बढ़ाकर जैसे ही आपने R डैश की तो क्या उसका इफेक्ट Q2 पर तुरंत नजर आएगा, क्या उसका इफेक्ट Q2 पर तुरंत नजर आएगा। इफेक्ट क्या है, फोर्स, इफेक्ट मतलब क्या, फोर्स, तुरंत नजर आएगा, ठीक। नहीं, तुरंत नजर नहीं आएगा। इफेक्ट तुरंत नजर आने का मतलब है कि जैसे ही Q1 की सेपरेशन Q2 से R की जगह आपने R डैश की, जिस समय की या जिस इंस्टेंट पे की, उसी इंस्टेंट पे Q2 पर उसका असर दिख जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से कोई भी इफेक्ट बेटा लाइट की स्पीड से जल्दी नहीं चल सकता। समझ में आई ना बात, क्या कि कोई भी इफेक्ट लाइट की स्पीड से जल्दी नहीं चल सकता। आपने बात समझी मैंने क्या बोला कि Q1, इसका कंक्लूजन क्या है, मैं सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आपको बात करूंगे कि Q1 को में अगर कोई इंस्टेंटेनियसली चेंज लाया आपने, इंस्टेंटेनियसली चेंज यहां पर हम क्या ला रहे हैं कि उनकी सेपरेशन बदल दी है, ठीक। तो उस सेपरेशन के बदलने की वजह से जिस इंस्टेंट पे ये सेपरेशन बदली, क्या उसी इंस्टेंट पे Q2 पर वो असर नजर आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि कोई भी जो इफेक्ट होगा वो लाइट की स्पीड से तेज नहीं चल सकता है। ये बात आपको समझ में आई ना। तो हमें एक चीज यहां पे कंक्लूड करनी है कि दरअसल Q1 और Q2 एक दूसरे से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते हैं। Q1 और Q2 एक दूसरे से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते हैं। डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करने का मतलब है कि Q1 Q2 एकदम से ऐसा नहीं हुआ, Q1 लाके रखा, Q2 लाके रखा, ये एक दूसरे पर फोर्स लगाने लगे, ऐसा नहीं। सिंपली होता क्या है, जब आपने किसी एक पॉइंट चार्ज को लाकर रखा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज को लाकर रखा, ये अपने आसपास सिंपली कोई ऐसे रीजन क्रिएट कर लेता है, जिस रीजन में ये अपने आसपास क्या क्रिएट कर लेता है, एक रीजन ऐसा क्रिएट कर लेता है जिस रीजन में अगर अब आप कोई भी पॉइंट चार्ज लाकर रखोगे, मैं जो बोल रहा हूं वो समझना कि यहां पर एक पॉइंट चार्ज लाके जैसे ही रखा तो इस पॉइंट चार्ज को लाकर रखने की वजह से ये पॉइंट चार्ज अब बोर्ड में एक ऐसा स्पेस क्रिएट कर देगा
जिस स्पेस में अगर अब कोई पॉइंट चार्ज लाकर रखोगे तो उस स्पेस में आने की वजह से उस पॉइंट चार्ज पर फोर्स लग जाएगा। समझ में आई ना बात, मैंने क्या बोला कि यहां पर एक पॉइंट चार्ज जैसे ही आपने लाकर रखा, ये अपने आसपास एक ऐसा रीजन क्रिएट कर देता है जिस रीजन में अब आप कोई भी नया चार्ज लाकर रखने की कोशिश करोगे या रखोगे तो उस चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट होगा, और उस रीजन और उस स्पेस को सिंपली हम क्या बोलने लगते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलने लगते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये बात मेरी समझ में आई ना, कि एक कोई भी अगर चार्ज होगा, कोई भी अगर क्या होगा, चार्ज होगा या चार्ज बॉडी होगी, वो अपने आसपास एक ऐसा स्पेस क्रिएट कर देता है जिस स्पेस में कोई और चार्ज या चार्ज बॉडी लाकर रखी जाए तो उस पर फोर्स एक्सर्ट होने लगता है। उसी स्पेस और उसी रीजन को हम सिंपली क्या बोलने लगते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या यहां तक की बात समझ में आई? तो कोई भी चार्ज जो होता है ना, वो दूसरे चार्ज से डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करता है, वो चार्ज पहले अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। कोई भी चार्ज अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से वो किसी दूसरे चार्ज से इंटरेक्ट करता है। मेरी बात समझ में आई ना, क्लियर है ना ये चीज की? ये सिंपल सा वही ग्रेविटेशनल फील्ड में जो आपको एग्जांपल या जिस तरीके से समझाया था वही एग्जांपल है कि ये कोई बहुत बड़ा आदमी है, एक छुटभैया कोई गुंडा आया, उससे डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करेगा, अपने आसपास के क्षेत्र में या उसके अंदर के जो भी लोग होंगे काम करने वाले, उनसे इस आदमी से कुछ कांटेक्ट बनाने की कोशिश करेगा। यहां तक की बात समझ में आई ना? ठीक। और उस क्षेत्र को क्या बोल देंगे, सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है चीज? ठीक। अब देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अब टेक्निकली कैसे डिफाइन करते हैं, समझना ध्यान से। जैसे मान लो यहां पर कोई चार्ज है कैपिटल क्यू, यहां पर कोई चार्ज है क्या, कैपिटल क्यू। ठीक। इससे आर दूरी पर एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा है, इससे आर दूरी पर क्या रखा है, एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा है। तो कैपिटल क्यू वाला स्मॉल क्यू पर इधर फोर्स लगा देगा, कैपिटल क्यू वाला चार्ज स्मॉल क्यू पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा देगा। इसको हम लिख देते हैं एफ ऑन क्यू ड्यू टू कैपिटल क्यू। मैग्नीट्यूड अभी चलो वेक्टर भी एरो लगा ही दिया। क्या यहां तक की बात आपको समझ में आई? हम फोर्स किसकी वजह से लिखा है स्मॉल क्यू पर, हमने फोर्स कैपिटल क्यू की वजह से स्मॉल क्यू पर इधर फोर्स लगेगा, वो हमने शो कर दिया है। स्मॉल क्यू की वजह से कैपिटल क्यू पर उतना ही लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, बस। लेकिन हम उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे, हम कैपिटल क्यू की वजह से इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, इसलिए कैपिटल क्यू की वजह से कितना फोर्स लग रहा है इस स्मॉल क्यू पर, उसके बारे में अभी डिस्कशन कर रहे होंगे। ठीक है, चलो अब इस फोर्स के मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या यहां तक की बात समझ में आई ना? ठीक। अब हम एक काम करते हैं, इस स्मॉल क्यू चार्ज, ये स्मॉल क्यू चार्ज कौन है, जिस पर फोर्स लग रहा है कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से, इस स्मॉल क्यू चार्ज को हम इस फोर्स के नीचे ले आते हैं। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो है ये, और इस स्मॉल क्यू को हम इधर ले आए, और ये क्या बचा यहां पे, के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या बचा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड वाली जो चीज है ना, इसको अपन अगर बोलना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसको क्या बोल सकते हैं हम, फोर्स पर यूनिट चार्ज। कौन सा फोर्स, जो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू की वजह से लगा रहा है। कौन सा फोर्स, जो कैपिटल क्यू किस पर लगा रहा है, स्मॉल क्यू पर लगा रहा है। समझ में आई ना बात? तो दैट फोर्स पर यूनिट चार्ज इज बेसिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट कैपिटल क्यू चार्ज एट अ पॉइंट एट अ सेपरेशन आर फ्रॉम इट। समझ में आई ना बात यहां तक? ठीक, कि कैपिटल क्यू की वजह से स्मॉल क्यू पर जो फोर्स लग रहा है, यानी कि सिंपली स्मॉल क्यू पर कैपिटल क्यू की वजह से जो फोर्स लग रहा है, वो फोर्स पर यूनिट चार्ज, वो फोर्स ही पर यूनिट चार्ज उस कैपिटल क्यू की वजह से आर दूरी पर क्या कहलाने लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहलाने लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी कि सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो जाएगा फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपली क्या मतलब हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज। आपको एरो का साइन ऊपर दिख रहा होगा, तो एक चीज क्लियर हो गई होगी कि ये क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर। ये क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर।
यूनिट की बात करें, यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की क्या होती है न्यूटन, चार्ज की क्या होती है कूलम, तो यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। ठीक, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर कहीं पर भी नेगेटिव नेगेटिव साइन तो है नहीं, तो यानी कि ये मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वही डायरेक्शन होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किसके डायरेक्शन में ही होगा, फोर्स के डायरेक्शन में। ठीक, बच्चे कई बार कंफ्यूजन ये हो जाती है बच्चों को कि सर किसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कौन से चार्ज को लेना है और किसकी वजह से फोर्स लगेगा। सिंपली समझना ये चीज। इस एक्सप्रेशन में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिखा है यहां पर, ये किसकी वजह से लिखा है हमने, कैपिटल क्यू की वजह से। कैसे जाना हमने कैपिटल क्यू की वजह से लिखा है, क्योंकि कैपिटल क्यू की वजह से ही हमने स्मॉल क्यू पर जो फोर्स लग रहा है वो लिखा है ना। ये फोर्स जो लग रहा है वो किसकी वजह से लिखा है, कैपिटल क्यू की वजह से। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ना आर दूरी पर, वो किसकी वजह से आया है, कैपिटल क्यू की वजह से। समझ में आई ना बात, वो किसकी वजह से आया है, कैपिटल क्यू की वजह से। अच्छा, फोर्स को अगर लिखना चाहो इसे, तो फोर्स को भी क्या लिख सकते हो, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स को क्या लिख सकते हो, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान देना इस एक्सप्रेशन में जो चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसी चार्ज की वजह से नहीं है। इस एक्सप्रेशन का सिंपल सा मैं आपको मतलब समझाऊं कि एक किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी की वजह से भी हो सकता है, किसी चार्ज की वजह से हो सकता है, किसी चार्ज बॉडी की वजह से भी हो सकता है। ठीक, किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा है, किसी की वजह से, कोई दूसरा आदमी है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये स्मॉल क्यू चार्ज रखा है, तो इस स्मॉल क्यू चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा, इतना, F इक्वल्स टू क्यू ई। इस एक्सप्रेशन का ये मतलब अच्छे से समझ लेना। समझ में आई ना बात है। देखो चलो मैं एक एग्जांपल यहां पे कराता हूं आपको, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं, ये चीज समझ लेना। ठीक, जैसे मैंने लिखा कि a point charge of 2 coulomb is placed in electric field due to a 5 coulomb charge. A point charge of 2 coulomb is placed in electric field due to a 5 coulomb charge, which is 20 Newton per coulomb at any point. ठीक, if 2 coulomb charge is placed at that point, then find force, then find magnitude लिख देते हैं, then find magnitude of force on 2 coulomb due to 5 coulomb, on 2 coulomb due to 5 coulomb। ठीक, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन में ये बोला है कि एक पॉइंट चार्ज है, उसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, 5 कूलम। तो सिंपली समझना 5 कूलम का एक चार्ज है, 5 कूलम का एक चार्ज है, उसकी वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, उस पॉइंट पर 2 कूलम के चार्ज को लाकर रख दिया है, तो भैया कितना फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, उसने सिंपली ये पूछा है। ठीक, सुनना ध्यान से। फॉर्मूला तो अभी पढ़ा, F इक्वल्स टू क्यू ई, F इक्वल्स टू क्यू ई। ठीक, मैंने आपको सिंपली एक चीज समझाई कि जो चार्ज यहां पर रखोगे इस फॉर्मूले में, इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दूसरे की वजह से है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्रिएट कर रहा है, 5 कूलम की 2 कूलम। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्रिएट कर रहा है, 5 कूलम की 2 कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्रिएट कर रहा है, 5 कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 5 कूलम वाले का लेना है, जो कि कितना है 20, जो कि कितना है 20। लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज कौन सा रखा है, 2 कूलम। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज कौन सा रखा है, 2 कूलम। तो फोर्स के फॉर्मूले में यहां पर चार्ज कौन सा रखोगे, 2 कूलम। तो फोर्स कितना आ गया, सिंपली 40 न्यूटन। ठीक, समझ में आया ना ये चीज। ठीक, अच्छा, इसी क्वेश्चन में मान लो ये पूछता कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन, ये चीज तो समझ में आई ना। अभी इसी क्वेश्चन में ये पूछता फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन 5 कूलम
ड्यू टू 2 कूलम, कि 5 कूलम चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा 2 कूलम की वजह से। क्लियर है ना जी? तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं। फोर्स जो आया है वो न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। सिंपली 5 कूलम की वजह से 2 कूलम पर जितना लगा, या 5 कूलम के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से 2 कूलम पर जितना लगा, 2 कूलम की वजह से 5 कूलम पर भी उतना ही लगेगा, उतना ही फोर्स मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन की बात इस क्वेश्चन में की ही नहीं है। क्या आपको बात समझ में आई ये चीज? ठीक, चलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंट्रोडक्शन कर ही दिया है। सबसे पहले तो अपन लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हालांकि लिख ही चुके हैं इसको, बट सिस्टमैटिकली फिर से लिख लेते हैं कि एक सिंपली पॉइंट चार्ज है कैपिटल क्यू, उसकी वजह से उससे आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक तो ये होगा अवे फ्रॉम इट, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम इट हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स इट हो जाएगा सिंपली। ठीक है, क्योंकि दरअसल फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्लेनेशन है वो ऐसे हो जाता है, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो यहां पर अगर कोई एक चार्ज रखा होता तो उस चार्ज पर ये कैपिटल क्यू पॉजिटिव चार्ज रखा होता, तो ये कैपिटल क्यू उस चार्ज पर इधर ही फोर्स लगाता, तो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में अलग से लिखना मैं फिर से सिखाऊंगा, जैसे कूलम्स लॉ को लिखा, अभी सिर्फ डायरेक्शन शो करना था तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपली फॉर्मूला क्या है? मैग्नीट्यूड मतलब के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक, तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से उससे आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। के बारे में आप जानते हैं 1/4πε0। ठीक है, के बारे में पता ही है, फिर से लिख देते हैं 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू आ जाती है। यहां तक की बात समझ में आई? चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले जैसे मान लो एक ये 4 कूलम का चार्ज है, ये 2 कूलम का चार्ज है। ठीक, ये डिस्टेंस 1 मीटर है, ये डिस्टेंस भी 1 मीटर है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको बताना है। ठीक, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें, ये 4 कूलम था और ये 2 कूलम था। अगर हम डायरेक्शन की बात करें, 4 कूलम की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, इधर की तरफ। ठीक, पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम इट, और सिमिलरली 2 कूलम की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो इधर है। 2 कूलम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा वो इधर आएगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम इट। ये चीज समझ में आई ना आपको? ठीक, चलो तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सिंपली, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इन दोनों का वेक्टर सम। देखो वेक्टर फॉर्म में सिंपली आप ऐड कर देते हो, डायरेक्शन लिख लिया, अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब मैग्नीट्यूड अगर चाहिए होगा तो भैया जिसका बड़ा आएगा उसमें से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना, सिंपली हो जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से यहाँ पे समझ में आएगा होगा, 1 मीटर डिस्टेंस जो है दोनों से ही है। 4 कूलम का मैग्नीट्यूड यहाँ पर ज्यादा आएगा क्योंकि 4 कूलम का चार्ज आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डिस्टेंस तो दोनों से सेम है, 4 कूलम का ज्यादा है। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ 4 कूलम के मैग्नीट्यूड में से सिंपली आप यार इसको ऐसे लिखना, अब ऐसे ही सिंपली लिख देते हैं। यहाँ पे पूरा आपका वेक्टर का कंसेप्ट नहीं करते, 4 कूलम में से 2 कूलम के सिंपली ये कर देते हैं। क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आई ना? मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख दिया सकते। ठीक, चलो अब देखो तो 4 कूलम की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा? के क्यू की वैल्यू 4/r²। 2 कूलम की वजह से आएगा के क्यू r²। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली कितना आ गया? ये कितना आया 4k, और ये कितना आया 2k, कितना हो गया 2k न्यूटन पर कूलम। चाहो तो k की वैल्यू डाल देना। क्या ये चीज समझ में आई ना आपको? ये इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं।
वही स्टैंडर्ड क्वेश्चन एक कि एक स्क्वायर है, ये क्यू 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 और ये क्यू, ठीक। स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड है ए, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछा है सेंटर पे, ये तो सेंटर तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछा है, ठीक। पूरी कैलकुलेशन करने के बजाय अपन सिंपली इसका आंसर डायरेक्टली निकाल देते हैं। देखो कैसे, आई थिंक कुछ लोगों को क्लिक कर चुका होगा ये, ठीक। देखो Q Q Q Q, सबसे पहली बात इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर वेक्टर, ठीक। सारे चार्जेस का मैग्नीट्यूड ध्यान से देखो सेम है और साइन भी सेम है, ठीक। सेंटर से हर चार्ज की दूरी भी सेम होगी, सेंटर से हर चार्ज की दूरी भी सेम होगी। तो एक चीज तो क्लियरली समझ में आ रही है कि सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा वो हर चार्ज की वजह से सेम ही आएगा, क्योंकि हर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, हर चार्ज से दूरी सेम है। इस चार्ज की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, इधर की तरफ, ठीक। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आ जाएगा, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आ जाएगा, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आ जाएगा। तो ध्यान से देखो E3 और E4 जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, E3 और E4 जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, E1 और E2 जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, और ये दोनों या चारों ही सिंपली मैग्नीट्यूड चारों का सेम आएगा। अब अपोजिट डायरेक्शन में है तो E2 को E1 का कैंसिल कर देगा, E3 को E4 कैंसिल कर देगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना आ जाएगा, 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना आ जाएगा, 0। तो आंसर सिंपली क्या हो गया, 0, ठीक। अब इसी में मान लो चेंज कर देते, ये ऐसा मान लो ये पहला केस, इसी में मान लो चेंज कर देते कि कैपिटल ये स्मॉल क्यू एक को नेगेटिव कर देते, एक स्मॉल क्यू को नेगेटिव कर देते। पुराना वाला समझ में आया ना, मैं इसी में कर रहा हूं, ठीक। अब नेगेटिव कर देते तो क्या अंतर आता, इस क्यू और इस क्यू की वजह से तो कोई अंतर नहीं आता, E3 और E4 का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होता, बस अंतर ये आता कि स्मॉल क्यू इस स्मॉल क्यू की वजह से सेंटर पे इधर की तरफ आया, इस स्मॉल क्यू की वजह से सेंटर पे इधर की तरफ आया, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम इट। यहां पर चार्ज माइनस क्यू होने की वजह से E2 का डायरेक्शन इधर ही आ जाता, E2 का डायरेक्शन इधर आ जाता, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से E2 इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही आ जाता, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां होगा, टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज, ठीक। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली क्या आ जाता, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाता वो आ जाता E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, इन सब का वेक्टर सम। अब यहां पे साफ साफ समझ में आ रहा है, E3 E4 कट जाते और E1 E2 सिंपली ऐड हो जाते, और E1 का मैग्नीट्यूड E2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होता। क्यों, क्योंकि E1 जो है वो इस स्मॉल क्यू की वजह से, E2 जो है वो इस स्मॉल क्यू की वजह से है, ठीक। अब स्मॉल क्यू की सेंटर से दूरी वही होगी जो इस स्मॉल क्यू की सेंटर से दूरी होगी, तो डायरेक्टली दोनों किसी एक का मैग्नीट्यूड निकाल लो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो सिंपली 2 इंटू के इंटू क्यू अपॉन, अब ध्यान से देखो सेंटर से आपको दूरी निकालनी है, ठीक। चलो ध्यान से, चलो ये ए है, ये ए है, ये ए, ये ए, यहां से यहां तक ये डायगोनल पूरा कितना, √2a, पाइथागोरस से ए तो डायगोनल कितना, √2a, उस √2a का आधा, उस √2a का आधा, √2a का आधा स्क्वायर, तो 2 इंटू के क्यू वाई, ये √2a का स्क्वायर सिंपली क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, और यहां पर क्या है आपका 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कट गया यहाँ पे, 4k³ बाय a स्क्वायर, 4k³ बाय a स्क्वायर। क्या बात समझ में आई ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली ये चीज हो गई। क्या क्लियर है ये चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की बातें आपको समझ में आई, ठीक। चलो अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखना। चलो ठीक, देखो
किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ, तू मेरी रत्ती भर न सुनती है, मैं तेरा नाम बुदबुदाता हूँ। चलो देखो, यहां पे देखो, यहां पर हमने क्या लिया, एक एक्स वाई प्लेन लिया, मान लो सिंपली एक्स वाई प्लेन ले लिया अभी 2 डायमेंशन, ठीक है। अब सुनो, हमसे बोला गया कि जो एक क्यू चार्ज है वो ऐसी जगह पर रखा गया है जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है r1, ये ओरिजिन है, जिस पॉइंट पर रखा गया है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, r1 वेक्टर, ठीक। हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर, इस चार्ज की वजह से हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसे पॉइंट पर जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है r2 वेक्टर, जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, r2 वेक्टर, ठीक। एक चीज तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस चार्ज की वजह से यहां पर, उसका डायरेक्शन कहां होगा, इधर की तरफ, इधर की तरफ कहीं आएगा, क्लियर है ना चीज, ठीक। और ये वेक्टर को अपन रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं आर वेक्टर से, किससे रिप्रेजेंट कर दिया, आर वेक्टर से। ये डायरेक्शन किसका हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। क्यू के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, सिंपली आर वेक्टर, क्लियर है चीज, ठीक। चलो देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है हमें, लिखना है सिंपली, ठीक। सुना, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिख लें। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, समझ में आई ना बात, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक। दूसरी बात, हमें यह पता है कि वेक्टर को लिखना होता है तो 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक मैग्नीट्यूड और एक यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन बताने के लिए, ठीक। तो मैग्नीट्यूड तो पता है, यूनिट वेक्टर लिखना है, तो यूनिट वेक्टर सिंपली क्या बताता है, डायरेक्शन। अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही है जो, सॉरी आर वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही है जो इस आर वेक्टर का है। तो एक चीज तो क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और आर वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखो तो के क्यू बाय आर वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड जो हो गया डिस्टेंस का उस पॉइंट से, डॉट आर कैप, डॉट आर कैप, ठीक। ये तो मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, ये आर कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन। और आर कैप क्यों लिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आर वेक्टर की ही डायरेक्शन में होगा। तो डायरेक्शन कौन बताता है, यूनिट वेक्टर। तो आर वेक्टर है तो आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर किससे रिप्रेजेंट कर दिया, आर कैप से। समझ में आई ना ये बात, ठीक। अब हम एक काम करते हैं, ऊपर नीचे मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई और कर देते हैं, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई और कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन सिंपली क्या बन जाएगा, के क्यू, यूनिट वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कर दो। यूनिट वेक्टर में अगर जैसे ये आर कैप है, आर कैप क्या है, आर कैप क्या बता रहा है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, और यहां पर मैग्नीट्यूड भी किसका है, आर वेक्टर का। तो अगर मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट कर दो तो सिंपली क्या बन जाता है, कंप्लीट वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, आर वेक्टर, और नीचे तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर था ही, एक बार और मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया, आर क्यूब, ठीक। ये क्या हो गया, आर क्यूब, ठीक। और ध्यान से आर वेक्टर यहां पे है क्या, आर वेक्टर क्या है, पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू चार्ज। तो आर वेक्टर यहां पे क्या हो जाएगा, सिंपली पोजीशन उस पॉइंट की कितनी है, r2, और चार्ज की खुद कितनी है, r1। तो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, आर वेक्टर क्या है, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। देखो इसमें अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये चीज सिंपली क्या है कि हमें चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें चार्ज से उस पॉइंट तक की दूरी चाहिए थी, दूरी कितनी है, r, ठीक। लेकिन हमारे पास गिवन क्या था, उस चार्ज की पोजीशन वेक्टर और उस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर। तो हमें आर वेक्टर को इन दोनों के टर्म्स में लिखना था, आर वेक्टर को इन दोनों के टर्म्स में लिखना था, ठीक। या तो मैं आप इसे वेक्टर डायग्राम, या तो मैं आपको वेक्टर डायग्राम की मदद से समझा दूं, या सिंपली आपको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज्यादा आसानी से आपको ध्यान रहे तो सिंपली क्या हो जाएगा, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस
जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस चार्ज जहां पर रखा हो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। क्या यहां तक की बात समझ में आ रही ना? नहीं तो फिर वेक्टर डायग्राम से देख लो। ये R2 है, ये R2 वेक्टर है। एक काम करो, R1 वेक्टर को इन्वर्ट कर दो, और इन्वर्ट कर दोगे जब तो ये माइनस R1 वेक्टर हो जाएगा। ठीक, अब रिजल्टेंट क्या होता है? टेल से हेड, तो टेल से हेड R वेक्टर। तो R वेक्टर को सिंपली क्या लिख सकते हो? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। वही लिखा है मैंने यहाँ पे। क्लियर है ना? बस ठीक, वही लिखा है यहाँ पे। समझ में आई ना बात? ठीक, चलो क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, सिंपली समझना। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 5 कूलम चार्ज एट 3,4 प्लेस्ड एट लिख देते हैं, चार्ज प्लेस्ड एट 3,4 at a point 8,16, ठीक, 8,16 in vector form, in vector form। ठीक, क्वेश्चन समझ जाना, इंग्लिश थोड़ी सी खराब है तो समझ जाना, एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ठीक है, 5 कूलम चार्ज रखा है 3,4 पे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 8,16 पे। ठीक, चलो सिंपली समझ लो ध्यान से। चार्ज की वैल्यू पता है, चार्ज की वैल्यू पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में जरूरत किसकी है? बस आर वेक्टर की, बाकी कुछ नहीं जानना है। ठीक, अब आर वेक्टर क्या पता है? आर वेक्टर को क्या लिखा था? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। R2 वेक्टर वो वेक्टर था जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 8,16। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? 8i कैप 16j कैप माइनस R1 वेक्टर। R1 वेक्टर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिस पॉइंट पर चार्ज रखा है, तो उस पॉइंट पे जिस पे चार्ज रखा है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3,4, तो उसका वेक्टर क्या हो जाएगा? 3i कैप 4j कैप। 8 में से 3 गए 5, 16 में से 4 गए 12, 12j कैप। क्या यहां तक की बात आपको समझ में आई ना? ये आर वेक्टर आ गया आपका सिंपली। ठीक, अब क्या करना है? सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू k इंटू 5 आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या हो जाएगा? 5i कैप प्लस 12j कैप अपॉन उस आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब। तो 5i कैप प्लस 12j कैप के मैग्नीट्यूड का क्यूब। अच्छा, 5i प्लस 12j का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 13। 5 और 12 का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 13। यहाँ 13 डाल दो, जैसा ऑप्शन दिया हो वैसा। क्या की बात समझ में आई ना आपको? तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में भी निकालना बहुत आसान सी चीज है। ठीक, बस इस चीज को ध्यान रखना, एक्सप्रेशन को ध्यान रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये वाला पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। R2 वेक्टर वो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। R1 वेक्टर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिस पॉइंट पर चार्ज रखा है। क्या यहां तक की बात समझ में आई? बस यही मिस्टेक कर जाते हैं बच्चे। ठीक, क्लियर है चीज? अच्छा, ध्यान रखने वाली एक और बात कि यहां पर जो चार्ज था इस क्वेश्चन में 5 कूलम चार्ज पॉजिटिव का था, 5 कूलम चार्ज पॉजिटिव का था। अगर मान लो ये -5 कूलम होता, इसकी क्वेश्चन में ये -5 कूलम होता, तो आप यहां पे एक्सप्रेशन में माइनस साइन और लगा देते, माइनस साइन और लगा देते। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखो, चार्जेस या चार्ज must be placed along with its sign while calculating electric field in vector form। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में आप निकालने की कोशिश करो तो ध्यान रखना चार्ज को उसके साइन के साथ ही रखना आप हमेशा। क्लियर है ना चीज? इस चीज का आप ध्यान रखना।